नमस्कार बच्चों। आयुर्वेदिक डाइट के ऊपर एक क्लास हमारी हो चुकी है। ये हमारी सेकंड क्लास है। हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ फूड इन आयुर्वेदा, जिसमें हमने पहला डिस्कस कर लिया था प्रॉपर्टीज बेस्ड, मीन्स प्रकृति के ऊपर आधारित हमारे भोजन के कितने प्रकार होते हैं। सेकंड हम पढ़ रहे थे रस के आधार पर, मीन्स टेस्ट के आधार पर हमारे भोजन के कितने प्रकार होते थे। टेस्ट के आधार पर हमने डिस्कस कर लिया था, तिक्त रस तक हम डिस्कस कर चुके हैं। तिक्त रस के बाद आपका छठवां रस है, लास्ट है अस्टिंजेंट। यहां पर ठीक कर लीजिएगा। अस्टिंजेंट। अस्टिंजेंट का मतलब है कसैला। ठीक है। तिक्त का मतलब है नीम, करेला, मेथी, हल्दी, मीन्स जो खाने में कैसा टेस्ट दे, कड़वा टेस्ट दे। आ रही है बात समझ में? अस्टिंजेंट का मतलब है जो खाने में आपको कैसा टेस्ट दे, कसेला टेस्ट दे। लवण का मतलब है, मीन्स सैल्टी का मतलब है, नाम से भी आपको पता चल रहा है, जो आपको नमकीन लगे। कटुरस मीन्स मिर्च, अदरक, लहसुन, काली मिर्च, यानी कि जो आपको खाने में तीखा टेस्ट दे। ठीक है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था मधुर रस। मधुर का आप सब जानते हैं मीठा। अमल का मतलब है जो आप लोगों को खाने में खट्टा टेस्ट दे। ठीक है। अमल जो खट्टा टेस्ट देने वाली वस्तुएं हैं, पदार्थ होते हैं, वो अमल रस के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। लवण में नमकीन, जिन वस्तुओं से आपको नमकीन टेस्ट आता है उन्हें लवण में कंसीडर किया जाता है, साल्टी टेस्ट में कंसीडर किया जाता है। कटु रस में जो खाने में तीखे होते हैं, जैसे मिर्च है आपकी, ठीक है, लहसुन है, काली मिर्च है, अदरक है, ये खाने में तीखे होते हैं, तो इन्हें किस में कंसीडर किया जाता है, कटु रस में कंसीडर किया जाता है। इसके बाद है आपका तिक्त रस, मीन्स जो खाने में कैसा टेस्ट दे, कड़वा टेस्ट दे। आपका नीम है, करेला है, मेथी है, हल्दी है। आ रही बात समझ में? परवल है, और सारी की सारी जो फलियाँ हैं, वो किस में आती हैं आपकी, कटु के सॉरी तिक्त के अंदर आती है, मीन्स कड़वे रस के अंदर आती हैं। ठीक है। और लास्ट क्या था आपका, कसैला। कसैले का स्वभाव कैसा होता है, बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो कैसा होता है, शीत होता है, गुण में शीतल होता है, और रुक्ष होता है। ठीक है। ये आपके रक्त स्त्राव के प्रभाव को रोकता है, ये आपकी ब्लीडिंग को रोकता है, कफ और पित्त को शांत करता है, पेसिफाइज करता है कफ एंड पित्त को। और अधिक सेवन से क्या बढ़ता है, वात बढ़ता है। अगर आपने कसैले रस का अधिक सेवन कर लिया है तो आपका वात बढ़ेगा। ठीक है। इसमें क्या क्या आएगा आपका, चना है, मसूर है, अनार है, हर्ड है। ठीक है। ये किस में आएंगे आपके, कसैले रस के अंदर आएंगे, जैसे आंवला है। ठीक है। मूंगफली है, कच्चा केला है, ये भी किस में आएगा आपका, कसैले रस के अंदर आएगा। क्लियर है? आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देने के लिए मैंने पहले भी बोला था, इससे पीछे वाली क्लास में, भाई हर रस की अपनी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, और वो उसकी अपनी वर्किंग एल्गोरिदम है, उसका अपना काम है। जैसे मधुर रस बल ऊर्जा प्रदान करता है, वहीं पर जो खट्टा रस है वो हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, हमारी भूख को जगाता है। ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम खाली मधुर खाते रहे तो उससे क्या होगा, कफ बढ़ेगा। अगर खाली अमल खाते रहे तो उससे पित्त भी बढ़ेगा और
कफ भी बढ़ेगा, तो हमारा शरीर बीमार पड़ जाएगा। जब हम इन 6 के 6 रस को ध्यान से पढ़ते हैं, तो हमें एक बात समझ में आती है कि भई सभी के सभी रस की जब अपनी-अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके अपने-अपने काम हैं, तो इनमें से हम किसी एक को भी नहीं छोड़ सकते हैं। हमारे भोजन करते समय हमारी थाली के अंदर ये 6 के 6 रस होने चाहिए। आ रही बात समझ में? अगर हम अकेला लवण रस ही खाते रहे, तो उससे हमारा पित्त बढ़ जाएगा, कफ बढ़ जाएगा, वहाँ से भी शरीर बीमार पड़ेगा। आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो ये 6 के 6 रस भोजन करते समय हमारी थाली के अंदर होने चाहिए। नेक्स्ट है डाइजेस्टिबिलिटी के ऊपर हमारे फूड के कितने टाइप हैं? सबसे पहला है लघु आहार। लघु आहार में वो सारे के सारे रस हैं जो आपको अभी बताया गया था, जो लघु हैं मीन्स खाने में कैसे हैं, हल्के हैं, स्वभाव से हल्के हैं, जो लाइट हैं और इजीली डाइजेस्टेबल हैं, उन्हें क्या बोलेंगे हम? लघु आहार बोलेंगे। उसके बाद है गुरु आहार। गुरु का मतलब भारी, जो हैवी है खाने में, मीन्स खाने में हैवी होगा तो डिफिकल्ट होगा डाइजेस्ट करने में। आ रही बात समझ में? अगर कोई व्यक्ति केवल लघु आहार खा रहा है, केवल लघु आहार है उसके भोजन में, मीन्स मैक्सिमम लघु आहार है, तो बीमार होगा कि नहीं होगा? 100% बीमार होगा। क्यों? क्योंकि भोजन शरीर को क्या चाहिए था? गुरु आहार भी चाहिए था, भारी भोजन भी चाहिए था। अगर कोई व्यक्ति केवल भारी भोजन पर निर्भर है, लघु आहार नहीं करता है साथ में, तो वो व्यक्ति भी क्या होगा? बीमार होगा। मीन्स लघु आहार और गुरु आहार, ये दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए। ठीक है? दोनों को आपको बैलेंस में रखना होगा। अगर हम अभी दोष के ऊपर आहार को पढ़ना चाहें, तो आहार में आपके 3 टाइप होंगे। 3 टाइप अभी पहले भी पढ़ के आए थे, सात्विक, राजसिक और तमोगुणी। वो किसके ऊपर था? आहार की प्रकृति के ऊपर बेस्ड था। अब हम हमारे शरीर की प्रकृति के हिसाब से बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने अभी रस के दौरान पढ़ा कि मधुर रस वात को शांत करता है, कफ और पित्त को बढ़ाता है। आ रही बात समझ में? हर रस के हमने अपने-अपने गुण पढ़े। तो कुछ आहार होंगे जो वात शामक होंगे, मीन्स जो वात को कंट्रोल रखेंगे, वो गर्म होंगे प्रकृति में और स्निग्ध होंगे, मीन्स चिकनाहट वाले होंगे। पित्त शामक आहार है, शीतल होंगे और मधुर होंगे, ये ठंडे होंगे स्वभाव में और मीठे होंगे। कफ शामक आहार मीन्स जो कफ को कंट्रोल करके रखते हैं, वो हल्के होंगे और उष्ण होंगे, मीन्स गर्म होंगे प्रकृति में स्वभाव में। ठीक है? तो ये तीनों टाइप का आहार हमें करना होगा अगर स्वस्थ रहना है तो। मीन्स हमारा वात, पित्त और कफ, ये तीनों के तीनों किस में रहें? बैलेंस में रहें, इक्वलिटी के अंदर रहें। ठीक है? अगर हम इन तीनों को इक्वलिटी में नहीं रख पाते हैं, तो संसार में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको बीमार होने से या आपको रोगी पड़ने से बचा सके। ठीक है? सिर्फ एक ही रास्ता है, आपको अपने वात, पित्त और कफ को इक्वलिटी में रखना होगा। क्लियर है? यहाँ पर आपके फूड के टाइप कंप्लीट होते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे जो आहार है वो कैसे आपके शरीर में अलग-अलग चीज़ों को अफ़ेक्ट करता है। आहार सबसे पहले आपके दोष को अफ़ेक्ट करता है। दोष क्या होता है? इससे पीछे वाली क्लास में आपको बताया गया था। 3 प्रकार के प्रकृति मानी जाती है हमारे शरीर में, 3 प्रकार के स्वभाव हैं और उन्हीं को दोष बोला जाता है। दोष कब बोला जाता है? जब शरीर उनकी अधिकता, उनकी कमी की वजह से, मीन्स उनके इम्बैलेंस की वजह से बीमार पड़ता है, तब उन्हीं प्रकृति को दोष के रूप में कंसीडर किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर 3 मूल दोषों से नियंत्रित होता है। वात, पित्त, कफ, ये 3 प्रकृति हैं। वात आपके शरीर के मूवमेंट और आपका जो नर्वस सिस्टम है उसे कंट्रोल करता है, उसको डेवलप करने का काम करता है। पित्त आपके पाचन और मेटाबॉलिज्म को डेवलप करने का काम करता है। और आपका जो कफ है वो आपके शरीर में स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर डेवलप करने का काम करता है। ठीक है? अब आहार की वजह से कैसे ये अफेक्टेड होते हैं? अब फॉर एग्जाम्पल
किसी व्यक्ति का जो बॉडी की प्रकृति है, बॉडी का नेचर है, वो वात प्रधान है, मीन्स उसके बॉडी के अंदर वात ज़्यादा है। ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि सबके अंदर 1 ज़्यादा होगा या 2 ज़्यादा होंगे। मैक्सिमम लोगों में हो सकता है कि तीनों बैलेंस स्टेज में रहें, तीनों बैलेंस में रहें, इक्वल रहें। अब किसी में हो सकता है वात ज़्यादा हो, किसी में हो सकता है पित्त ज़्यादा हो, किसी में हो सकता है कफ ज़्यादा हो। ठीक है? 2-2 के पेयर में भी ज़्यादा हो सकते हैं और तीनों बैलेंस में भी हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का वात ज़्यादा है, वात का गुण हमने पढ़ा था, वात रुक्ष होता है, शीत होता है और लघु होता है। अब वो व्यक्ति रुक्ष भोजन ही करता है, मीन्स सूखा भोजन ही करता है। वात की प्रधानता उसके शरीर में पहले से थी, अब उसने सूखा भोजन और करना शुरू कर दिया, तो वात और ज़्यादा बढ़ेगा, वात और ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर क्या आएँगे? वात रोग आएँगे उसे, ठीक है? अब वात का गुण है शीतल और वो व्यक्ति ठंडा भोजन कर रहा है, वात का गुण है लघु और वो व्यक्ति लगातार कच्चा भोजन कर रहा है, ठीक है? तो क्या होगा? वो बीमार होगा। जिसके अंदर वात की प्रधानता है, उस व्यक्ति को कैसा आहार करना चाहिए जो वात को कंट्रोल कर सके, उसे इक्वलिटी में ला सके। वात कैसा है? शीतल है, तो उस व्यक्ति को गर्म भोजन करना चाहिए, मतलब तासीर में गर्म। टेम्परेचर से गर्म नहीं है, यहाँ मतलब तासीर से मतलब है। स्निग्ध करना चाहिए क्योंकि वात कैसा है? रुक्ष है, रूखा है, तो उसे चिकनाई वाला भोजन करना चाहिए, उसे पौष्टिक भोजन करना चाहिए। आ रही है बात समझ में? ठीक है? हम देखते हैं भई बहुत से लोगों का जो नर्वस सिस्टम है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। अब नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या है? उन व्यक्ति के अंदर वात ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा है वात ही आपकी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम डेवलप करता है, नर्वस सिस्टम को मेंटेन करने का काम करता है। आ रही है अब बात समझ में? ठीक है? अब पित्त गुण वाले व्यक्ति हैं, तो पित्त गुण क्या करता है आपके शरीर में? उष्णता बढ़ाता है। अगर पित्त गुण आपके शरीर में ज़्यादा है तो उष्णता ज़्यादा मिलेगी, तीक्ष्णता भी ज़्यादा मिलेगी और अम्लीयता भी ज़्यादा मिलेगी। अब ऐसा व्यक्ति अगर तीखा ही भोजन करे तो क्या होगा? पित्त गुण और ज़्यादा बढ़ेगा। अगर ऐसा व्यक्ति खट्टा ही भोजन करे, अम्लीय ही भोजन करे, तो क्या होगा? पित्त गुण और ज़्यादा बढ़ेगा। अगर वो तला हुआ खाएगा, ये तला हुआ तो सभी में कंसीडर कर लेना, वात में भी, पित्त में भी और कफ में भी। आ रही है बात समझ में? तला हुआ का मतलब जो आप बाहर से फास्ट फूड खाते हैं, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है? सेकंड, पित्त शामक आहार। जिसके शरीर में पित्त प्रकृति ज़्यादा है, जिसका स्वभाव पित्त है, तो उस व्यक्ति को आहार कैसा करना चाहिए? शीतल करना चाहिए, मधुर करना चाहिए और कड़वा भी करना चाहिए। आ रही है बात समझ में? तो उसका क्या रहेगा? पित्त कंट्रोल रहेगा और व्यक्ति बीमार होने से बच जाएगा। ठीक है? आहार आपके जो त्रिदोषाज हैं, वात, पित्त, कफ, इनको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप समान गुण वाला आहार कर रहे हैं, तो दोष की वृद्धि होगी, मीन्स रोग उत्पन्न होंगे और अगर विपरीत गुण वाला आहार कर रहे हैं, तो दोष को शांत करेगा। वो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर समान गुण वाले का मतलब क्या है? भई व्यक्ति में वात गुण अधिक था और उसने समान गुण वाला मीन्स रुक्ष गुण वाला ही भोजन कर लिया, तो वात की तो अधिकता होगी ही होगी, यहाँ पर दोषों की अधिकता तो फिर होगी ही होगी। आ रही है बात समझ में? अगर व्यक्ति के अंदर वात अधिक था और उसने आहार कैसा किया? गर्म का अपोजिट क्या था? सॉरी, शीतल का अपोजिट क्या था? गर्म। रुक्ष का अपोजिट क्या था? स्निग्ध। मीन्स उसने अपोजिट गुण वाला भोजन किया है, तो अपोजिट विपरीत गुण वाला आहार करने से क्या होगा? दोष शांत होंगे। क्लियर है? और व्यक्ति बीमार होने से बच जाएगा। लास्ट क्या है आपका? कफ। कफ का जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, कफ हैवी होता है, शीतल होता है और चिकनाई वाला होता है, स्निग्ध होता है। तो कफ वर्धक आहार क्या होगा? भारी होगा, मीन्स गुरु, भारी, मीठा होगा और तेलीय होगा, मीन्स चिकनाई वाला होगा। लेकिन अगर कफ गुण को हमें कंट्रोल में रखना है, तो कैसा भोजन करना होगा? हल्का भोजन करना होगा, शुष्क भोजन करना होगा, क्योंकि उस व्यक्ति में स्निग्धता पहले ही ज़्यादा है, उसमें चिकनाई पहले ही ज़्यादा है, तो उसे शुष्क भोजन करना होगा। शीतलता उसमें पहले ही अधिक है, तो उसे
उष्ण भोजन करना होगा, मीन्स अपनी प्रकृति के विपरीत भोजन उसे करना होगा, तब वह स्वस्थ रह पाएगा। ठीक है? एक टेबल की हेल्प से हम समझ लेते हैं। जो मधुर रस वाला भोजन है, मधुर रस वाला भोजन वात घटाता है, पित्त घटाता है, कफ को बढ़ाता है। अगर हम सोर टेस्ट की बात करते हैं, अम्ल रस की बात करते हैं, तो अम्ल रस वाला भोजन आपके वात को घटाता है, पित्त और कफ दोनों को बढ़ाता है। अगर हम लवण रस वाले भोजन की बात करते हैं, तो लवण वात को घटाता है, पित्त को बढ़ाता है और कफ को भी बढ़ाएगा। आ रही बात समझ में? कटु रस वाला है, ये कफ को घटाएगा, वात और पित्त को बढ़ाएगा। जो तिक्त रस वाला है, वो कफ को घटाएगा, पित्त को भी घटाएगा और वात को बढ़ाएगा। कसाय रस वाला जो भोजन है, वो आपके कफ को भी डिक्रीज करेगा, आपके पित्त को भी डिक्रीज करेगा, वो आपके वात को बढ़ाएगा। ठीक है? तो आप इसको एज इट इज याद कर सकते हैं इस टेबल की सहायता से। तो सबसे पहला हमने पढ़ा, भाई जो आहार है वो हमारे जीवन पर कैसे अफेक्ट डालता है, उसमें हमने दोसाज को डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे अग्नि को। अग्नि मीन्स जठराग्नि, जो हमारी पाचन शक्ति है उसको कैसे अफेक्ट करता है। कंसेप्ट ऑफ अग्नि, अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेद, अग्नि किसे कहेंगे? जिसमें डाइजेशन की पावर हो, एब्जॉर्प्शन की पावर हो और मेटाबॉलिज्म की पावर हो। मींस जिसमें पाचन, अवशोषण और रूपांतरण की शक्ति है, ऐसा पदार्थ आपके शरीर में अग्नि कहलाता है। अग्नि के बिना आहार शरीर के लिए उपयोगी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि डाइजेस्ट नहीं होगा। अग्नि का सबसे पहला गुण क्या था? डाइजेशन। अब अगर अग्नि के बिना आपने आहार किया, आपके शरीर में अग्नि कम है, तो सबसे पहली गलती क्या होगी? शरीर डाइजेशन नहीं कर पाएगा। अब जब डाइजेशन ही नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, रूपांतरण नहीं होगा। क्लियर है? चरक संहिता के अनुसार अगर हम बात करते हैं, अग्नि मूलम बलम वर्ण स्वास्थ्यम आयु प्राणा, अर्थात अग्नि ही बल है, अग्नि ही वर्ण है और आयु का मूल है। अग्नि अगर आपके शरीर में ठीक है, अग्नि अगर आपकी बैलेंस में काम कर रही है, तो आपकी आयु अधिक होगी। ठीक है? आपके जीवन में बल रहेगा, आपके जीवन में स्वास्थ्य रहेगा। क्लियर है? अग्नि इज द रूट ऑफ द स्ट्रेंथ, कॉम्प्लेक्सन, हेल्थ एंड लॉन्गिटिविटी। म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन द आहार एंड अग्नि। आहार अग्नि को प्रभावित करता है और अग्नि आहार के पाचन और उपयोगिता को निर्धारित करती है। यदि आहार अग्नि के अनुसार हो तो व्यक्ति कैसा होगा? स्वस्थ होगा। और यदि आहार अग्नि के विपरीत होगा, अग्नि को बुझाने वाला होगा, तो कैसा होगा व्यक्ति? रोगी होगा। मीन्स अग्नि उस व्यक्ति के शरीर में कम है। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति के शरीर में अग्नि कम है और वो उस कम अग्नि के दौरान हैवी भोजन करता है। हैवी भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए कैसी अग्नि चाहिए? हैवी अग्नि चाहिए, ज्यादा मात्रा में अग्नि चाहिए। लेकिन उसके शरीर में अग्नि कम मात्रा में है, लो अमाउंट में अग्नि है और वो हैवी भोजन कर रहा है, तो व्यक्ति कैसा होगा? बीमार होगा। जब शरीर में कम अग्नि है तो उसे कैसा भोजन करना चाहिए? हल्का भोजन करना चाहिए, ताकि अग्नि उसे पचा सके। आ रही है बात समझ में? तो अग्नि के अनुसार और अग्नि के विपरीत का यही मतलब है। अग्नि कम है तो भोजन लाइट करेंगे, अग्नि ज्यादा है उस दौरान आप भोजन हैवी कर सकते हैं। ठीक है? टाइप ऑफ अग्नि एंड इफेक्ट ऑफ आहार। सबसे पहली क्या है? सम अग्नि। जो व्यक्ति सात्विक भोजन करते हैं लगातार अपने जीवन में, उनकी कैसी अग्नि होती है? सम अग्नि। उनके शरीर में आहार का पूर्ण पाचन होगा, 100%। और आहार का पूर्ण पाचन होगा, हम
पीछे वाली क्लास में समझ के आए थे मेटाबॉलिज्म को। मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? आपकी जब शरीर में धातुएँ बनती हैं, 7 धातुएँ, एक करके एक, एक के बाद एक जब वो बनती है, जो बीच वाला गैप है, फर्स्ट से सेकंड, रस से जब रक्त बना था, रस से रक्त बनने के लिए जो केमिकल प्रोसेस आपकी बॉडी के अंदर हुई थी, उसे हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो धातुओं का सही से निर्माण होता है सामग्री में, मीन्स मेटाबॉलिज्म बहुत बढ़िया रहता है आपकी बॉडी का। क्लियर है? और जब मेटाबॉलिज्म बढ़िया रहेगा, तो स्वास्थ्य कैसा रहेगा? उत्तम स्वास्थ्य रहेगा। अब सेकंड कैटेगरी की जो अग्नि होती है, उसे बोला जाता है मंद अग्नि। मंद अग्नि का अर्थ है वीक अग्नि। किससे उत्पन्न होगी? आप लगातार भारी भोजन कर रहे हैं, लगातार लाइट भोजन है ही नहीं आपकी डाइट में, तो भारी भोजन से क्या होगा? आपकी अग्नि मंद हो जाएगी। अगर आप तेलीय आहार कर रहे हैं, तो उससे भी आपकी अग्नि क्या हो जाएगी? मंद हो जाएगी। अग्नि के मंद हो जाने से ही अपाचन होगा और आम का निर्माण होगा। यहाँ आम का मतलब है अम्ल, एसिड। आप सुनते भी होंगे, जिन लोगों का डाइजेशन ठीक नहीं होता है, डाइजेशन वीक होता है, तो उनको एसिडिटी होती है भोजन के बाद। वो एसिडिटी का कारण यही है, शरीर में अपाचन है और अम्ल का निर्माण हो रहा है। इस दौरान आपको क्या होंगे? कफजन्य रोग होंगे। मंद अग्नि आपके शरीर में है, तो आपको कैसे रोग होने की संभावना है? कफ जन्य रोग होंगे। अब यहां पर जो कफ है ना, ये आपके शरीर की प्रकृति नहीं रहा, अब ये क्या बन गया? दोष बन गया। और ये बात समझ में क्यों? क्योंकि आपके शरीर में कफ बढ़ेगा, कफ बढ़ेगा तो कफ से रिलेटेड आपके शरीर में रोग आएंगे। ठीक है? क्लियर है? थर्ड कैटेगरी है आपकी अग्नि की तीक्ष्ण अग्नि, शार्प अग्नि, अत्याधिक तीखी। अत्यधिक तीखा या खट्टा भोजन करने की वजह से क्या होगी? आपके शरीर में अग्नि शार्प हो जाएगी। ये बहुत जल्दी पाचन करेगी। बहुत जल्दी पाचन करने की वजह से आपको जलन भी होगी। और जब अग्नि बहुत ज्यादा होगी आपके शरीर में, तो पित्त का विकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, पित्त बढ़ जाएगा अब आपके शरीर का। अब ये पित्त आपके शरीर की नेचुरल प्रकृति नहीं बचा, अब ये दोष बन चुका है, क्योंकि पित्त आपका इम्बैलेंस हो चुका है। जो भी प्रकृति आपके शरीर की इम्बैलेंस होगी, वही दोष बोली जाएगी, उसी को हम दोष मानेंगे। तो अब ये पित्त विकार हो गया, पित्त विकार से आपको रोग होंगे, तो पित्तजन्य रोग आपको होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। फोर्थ कैटेगरी आपकी विषम अग्नि। विषम अग्नि होती है अनियमित भोजन से उत्पन्न। आपके भोजन का कोई नियम ही नहीं है, आपका जब मन किया तभी आपने खा लिया, कोई नियम नहीं है, कोई सिस्टमेटिक तरीके से आप भोजन नहीं कर रहे हैं। तो उसमें जब बिना नियम के भोजन करेंगे, तो कभी अपच होगी और कभी बहुत ज्यादा पच जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वात जन्य रोग होते हैं, मीन्स आपके शरीर के अंदर वात विकार होगा। क्लियर है? वात क्या होगा? आपके शरीर के अंदर विकार होगा, वात जन्य रोग उत्पन्न होंगे। ठीक है? तो ना तो हमारे शरीर में भोजन का बहुत फास्टली पचना चाहिए, ना बहुत धीमी गति से पचना चाहिए भोजन। ठीक है? कैसा रहना चाहिए? बैलेंस के अंदर रहना चाहिए। और बैलेंस किस में रहेगा? आपकी सम अग्नि के अंदर रहेगा। क्लियर है? मीन्स आपके सात्विक भोजन के अंदर रहेगा। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन रिलेशन टू अग्नि। फर्स्ट क्या है? इनटेक ऑफ फूड, जिसमें आप क्या किया है? भोजन को ग्रहण किया है। डाइजेशन बाय द जठराग्नि, आपकी जठराग्नि ने डाइजेशन स्टार्ट कर दिया है। फॉर्मेशन ऑफ आहार रस, मींस अब डाइजेशन के बाद क्या बन गया? उससे आहार रस बन गया है। आहार रस का मतलब ही रस है, जो आपकी पहली धातु है। फोर्थ स्टेप क्या है? टिश्यू मेटाबॉलिज्म बाय धात्वाग्नि। अब धात्वाग्नि के द्वारा मेटाबॉलिज्म तैयार हुआ, और मेटाबॉलिज्म की वजह से आपके शरीर में वो 7 धातुएं बन पाई। ठीक है? और लास्ट स्टेप है आपका फॉर्मेशन ऑफ ओजस, मींस आपके शरीर में उस भोजन की वजह से ओजस का निर्माण होना, ओज का निर्माण होना। अब ओज का निर्माण ही भोजन का प्रमुख लक्ष्य था। भोजन करना क्यों था? ताकि शरीर में ओज का निर्माण हो सके। ओज का निर्माण क्यों करना था? इसे लास्ट क्लास में डिस्कस करके आए थे भाई, जिसकी वजह से हमें इम्यूनिटी मिले, हमारी क्लैरिटी, मेंटल क्लैरिटी बहुत अच्छी रहे, हमारे शरीर में बल रहे, हमारे शरीर में ऊर्जा रहे। ठीक है?
ओज इसलिए हमारे भोजन का प्रमुख लक्ष्य है। ओज हमारे शरीर के लिए, इस ह्यूमन मशीन के लिए फ्यूल का काम करता है। अब जैसे आप गाड़ी में फ्यूल डालते हैं, किस लिए डालते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करने के लिए आपका लक्ष्य क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ऐसे ही ह्यूमन मशीन का लक्ष्य क्या है? वो लंबे समय तक चले, वो अच्छे-अच्छे काम करे, उसकी मेंटल क्लैरिटी बहुत अच्छी रहे, उसके अंदर बल बहुत ज़्यादा रहे। तो बल बहुत ज़्यादा रहने के लिए क्या होना चाहिए? ओजस भी उस ह्यूमन मशीन के अंदर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है? लेकिन आजकल हम देखते हैं मैक्सिमम लोग जो फूड की मेन वर्क था, जो फूड का मेन वर्क था, प्रिंसिपल था, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। वो अपने फूड को ओज़ तक नहीं ले जा पाते हैं। अब ओज़ तक ना ले जा पाने के कारण ही वो मैक्सिमम लोग आज आपको बीमार दिखाई पड़ते हैं। वो सारा दिन अपना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में रहते हैं, या किसी फ़ियर में रहते हैं, एंग्ज़ायटी में रहते हैं, या फिर स्ट्रेस में रहते हैं। वो अपना पूरा जीवन ऐसे ही निकाल देते हैं। उनके पूरे जीवन में आनंद आने के बहुत कम चांसेज़ हैं। कभी भूला-भटका 10-20% आनंद आ जाए तो आ जाए, नहीं तो संभावनाएँ बहुत कम हैं। क्लियर है? और अगर ओज अधिक होगा तो मेंटल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होगी। व्यक्ति बिल्कुल आनंद में जीवन जी पाएगा, बार-बार बीमार होगा ही नहीं। ठीक है? और अगर ओज कम है, जो कि मैक्सिमम लोगों में कम रहता है, तो वो लोग अपने जीवन को जी नहीं पाते हैं, काटते हैं। आनंद नहीं आता है जीवन में। क्लियर है? तो अगर आपको भी जीवन में आनंद चाहिए, तो आपको क्या करना होगा? अपनी बॉडी के अंदर ओज को बढ़ाना होगा, जो कि आपके भोजन का मुख्य लक्ष्य था। अंतिम लक्ष्य यही था कि आपके शरीर में क्या हो सके? ओज का निर्माण हो सके। क्लियर है? अगर किसी भी लेवल पर अग्नि कमज़ोर होगी, आपकी अगर जठराग्नि कमज़ोर है तो आहार रस बनने में ही दिक्कत हो जाएगी। फिर आगे की धातुएँ बनना तो दूर की बात हो गई। अगर धात्वाग्नि कम हो गई तो मेटाबॉलिज़्म कहीं न कहीं बीच में रुकेगा। बीच में रुकेगा तो वो ओज तक नहीं पहुँच पाएगा। आ रही है बात समझ में? तो इसलिए अग्नि एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो आपने भोजन किया है, उस भोजन को ओज तक पहुँचाने के लिए। रिजल्ट ऑफ द इम्प्रॉपर आहार एंड अग्नि, जो आपके एसिड बनता है, वो क्या होता है? आहार का विषैला रूप, मीन्स अधिक मात्रा में भोजन कर लिया है। जैसा हमने अभी डिस्कस किया, अगर मंद अग्नि है, भोजन हेवी कर लिया, तो भी आम बनेगा, मीन्स एसिड बनेगा। अधिक मात्रा में भोजन कर लिया है, गलत समय पर भोजन कर लिया है, या फिर असंगत आहार कर लिया है। असंगत आहार का मतलब है आपकी जो ह्यूमन मशीन की वर्किंग एल्गोरिदम है, सात्विक भोजन, अगर आपने उसके अपोजिट भोजन किया है, रजोगुणी भोजन किया है, या फिर तमोगुणी आप भोजन करते हैं, तो उसमें क्या होगा? अमल की उत्पत्ति होगी। क्लियर है? और इसका परिणाम क्या होगा? फिर आपके शरीर में रोग आएँगे ही आएँगे। ठीक है? कॉज़ बाय द ओवर ईटिंग, रॉन्ग टाइमिंग एंड इनकम्पैटिबल फूड। ठीक है? लीड्स टू द डिजीज़ फॉर्मेशन। रिलेशनशिप बिटवीन आहार एंड धातुज। आहार और धातु के बीच में क्या रिलेशनशिप है? कंसेप्ट ऑफ धातु, धातु का कंसेप्ट क्या कहता है? धातु आर द फंडामेंटल टिश्यू दैट सपोर्ट, न्यूरिश एंड सस्टेन द बॉडी। धातु वो बेसिक टिश्यू हैं, धातु ऐसे टिश्यू हैं जो आपके शरीर को धारण, पोषण और स्थिरता प्रदान करते हैं। क्लियर है? आयुर्वेदा डिस्क्राइब्स द 7 धातुज। आयुर्वेद में 7 धातुओं की बात की गई है। सबसे पहला है आपका रस, भोजन जब जठराग्नि पचाएगी, जठराग्नि पचा करके उसे किस में कन्वर्ट करेगी? रस में कन्वर्ट करेगी। अब आपकी जो धात्वाग्नि है, वो क्या करेगी? मेटाबॉलिज्म का काम करेगी। अब वो इस रस को रक्त में रूपांतरित करेगी। रक्त रक्त को फिर मांस में रूपांतरित किया जाएगा, मांस को मेद में रूपांतरित किया जाएगा, मेद को अस्थि में, अस्थि को मज्जा में, और मज्जा को वीर्य या फिर रज में। क्लियर है? नेक्स्ट, आहार एज द सोर्स ऑफ द धातुज। आहार, फूड इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द धातुज। आहार ही धातुओं का मूल कारण है।
डाइजेस्टिव फूड फॉर्म आहार रस, जैसा मैंने अभी बताया, सबसे पहले किसमें कन्वर्ट होगा? जठराग्नि के द्वारा आहार रस में कन्वर्ट होगा। यही आहार रस क्रमशः सभी धातुओं का पोषण करता है, मीन्स मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपका आहार रस बहुत वीक है अमाउंट में, तो वो 7 धातुओं तक कैसे पहुंचेगा? आ रही है बात समझ में? 7 धातु के लिए उसकी भी तो एक प्रॉपर अमाउंट होनी जरूरी है। क्लियर है? इफेक्ट ऑफ आहार ऑन धातुज। अब सबसे पहली क्या बनती है आपकी? रस धातु बनती है। रस धातु क्या करती है? आपके शरीर के अंदर पोषण लेकर के आती है और तरल संतुलन लेकर के आती है। मधुर और शीतल आहार से आपकी रस धातु की वृद्धि होती है। ठीक है? सेकंड, आपके रक्त धातु रक्त का निर्माण करती है और आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। तो आपको कैसा फूड लेना होगा? रक्त धातु आपकी अच्छी मात्रा में बने तो आपको आयरन रिच फूड लेना होगा। मांस धातु मांसपेशियों का निर्माण करने का काम करती है, उनके अंदर स्टेबिलिटी रखने का काम करती है, स्ट्रेंथ रखने का काम करती है। तो प्रोटीन युक्त आहार आपको करना होगा अगर आपके मांस धातु को ठीक रखना है तो। नेक्स्ट आपकी मेद धातु, अगर मेद को ठीक रखना है, मेद क्या करता है आपके शरीर के अंदर? फैट बनाने का काम करता है और बॉडी के अंदर चिकनाई रखने का काम करता है, स्नेहन रखने का काम करता है। तो अधिक तेलीय भोजन अगर आप करते हैं चिकनाई के चक्कर में, तो उससे क्या होता है? इसकी विकृति होती है। ठीक है? उससे आपकी मेद धातु बिगड़ेगी। नेक्स्ट आपकी अस्थि धातु। अस्थि धातु किसका काम करती है? हड्डियां बनाने का काम करती है, हड्डियों के अंदर स्ट्रेंथ रखने का काम करती है। तो खनिज युक्त आहार आपको करना होगा अपनी हड्डियों के अंदर अगर स्ट्रेंथ चाहिए। ठीक है? मज्जा धातु ये क्या करती है? आपके बॉडी को, आपके नर्वस टिश्यू को न्यूरिसिस करने का काम करती है, मीन्स नर्वस सिस्टम को स्टेबिलिटी देने का काम करती है, उसको प्रॉपर चलाने में हेल्प करती है मज्जा धातु। तो इसके लिए आपको कैसा फूड करना होगा? स्निग्ध फूड करना होगा। स्निग्ध फूड से क्या होगा? आपके शरीर के अंदर नर्वस सिस्टम भी स्ट्रांग रहेगा, आपके शरीर के अंदर स्नेहन रहेगा। क्लियर है? अंतिम है आपकी शुक्र धातु। फर्स्ट से सेकंड बनी, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, फिफ्थ से सिक्स्थ। अब सबसे लास्ट है आपकी शुक्र धातु, मीन्स रजस या फिर वीर्य। प्रजनन शक्ति इससे आपको मिलती है, मीन्स यही हमारी जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वीर्य और रजस। क्लियर है? और अगर कोई व्यक्ति या महिला अपने रजस को या वीर्य को ओज में बदल पा रहे हैं, तो फिर वो आपको क्या देगा? इम्यूनिटी भी देगा। ठीक है? सात्विक और पौष्टिक आहार इसके लिए आवश्यक होता है। अगर कोई व्यक्ति लगातार तला भुना खा रहा है, फास्ट फूड खा रहा है, तो फास्ट फूड खा रहा है, फास्ट फूड खाने से क्या होगा? आजकल देखते हैं आप, न्यूज़ के अंदर भी देखते हैं कि जो यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन के अंदर कंसीव करने में बड़ी दिक्कत आती है। अब वो कंसीव करने में दिक्कत क्यों आ रही है? क्योंकि जीवन भर फास्ट फूड खाया है। और फास्ट फूड क्या करेगा? आपकी शुक्र धातु का नाश करेगा। अब शुक्र धातु का नाश करेगा तो प्रजनन शक्ति कमजोर होगी, प्रजनन शक्ति कमजोर होगी तो कंसीव नहीं कर पाएंगे। आ रही है बात समझ में? मीन्स फिर रिप्रोडक्शन करना ही मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको शुक्र बढ़ाने के लिए कैसा? सात्विक और पौष्टिक भोजन करना होगा। और ये साथ की साथ धातु ही हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई एक आध नहीं होगी तो काम चल जाएगा। अगर आपके शरीर में पोषण नहीं होगा, आपके शरीर में लिक्विड बैलेंस नहीं होगा, तो कैसे काम चलेगा? आपके शरीर में अगर ब्लड ही प्रॉपर नहीं बन रहा होगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ही प्रॉपर नहीं होगा, तब भी काम नहीं चलेगा। आपके अगर मसल्स ही स्ट्रांग नहीं है, मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं है, तब भी जीवन में आनंद नहीं बचेगा। ठीक है? अगर आपके शरीर में फैट ही नहीं है, बिल्कुल कमज़ोर, दुबला-पतला सा आदमी दिखता है, हड्डियाँ दिखाई दे रही हैं उसकी, तब भी शरीर में या जीवन में विशेष आनंद नहीं रहता है।
ठीक है? हड्डियों में स्ट्रेंथ नहीं है, तब भी व्यक्ति को मज़ा नहीं आता जीवन जीने में, ठीक है? अगर नर्वस सिस्टम ही आपका वीक है, फिर तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और शुक्र धातु अगर वीक है और आपके भीतर ये 6 की 6 धातुएँ पूरी हैं और प्रजनन शक्ति की आपके अंदर कमी है, फिर भी जीवन आनंद में नहीं रहता है। मीन्स ये 7 की 7 धातु आपके शरीर के लिए इम्पोर्टेंट हैं। 7 की 7 धातु के लिए कैसा भोजन करना होगा? 6 के 6 रसों से युक्त भोजन करना होगा। अंतिम धातु आपके शरीर का राजा बोला जाता है इसे आयुर्वेद में। जो वीर्य है या फिर रजस है, वो आपके शरीर का राजा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको बनाने के लिए शरीर को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के ये तैयार होता है। इंटरनल बहुत मेहनत होती है शरीर की। तो इसको आप सात्विक पौष्टिक आहार से बढ़ा सकते हैं और बना सकते हैं। क्लियर है? अब कोई व्यक्ति सात्विक भोजन भी कर ले, अच्छा भोजन भी कर ले, पौष्टिक भी कर ले, इस 7वें स्टेप तक पहुंच जाए अपने जीवन में और इस 7वें स्टेप के बाद में वो गड़बड़ कर दे। अब गड़बड़ करने का मतलब क्या है? भई वो नींद प्रॉपर ना ले, ठीक है? या फिर वो अब समय पर भोजन करना उसने छोड़ दिया है, असमय भोजन करना शुरू कर दिया है, ठीक है? या फिर वो अब सात्विक भोजन नहीं कर रहा है, उसको लग रहा है भई शरीर में अब बल आ चुका है, अब और बल की ज़रूरत नहीं है, ऐसा उसको भ्रम उत्पन्न हो गया है, अब वो सोच रहा है कि मैं फ़ास्ट फ़ूड भी कर सकता हूँ। आ रही बात समझ में कि भई मैं फ़ास्ट फ़ूड भी खा सकता हूँ या फिर व्यक्ति मैथुन कर ले, सेक्स कर ले, तो उस दौरान क्या होगा? इन सभी सिचुएशंस के दौरान क्या होगा? आपकी बॉडी से वीर्य का सिक्रेशन होगा, आपकी शुक्र धातु का सिक्रेशन होगा। अगर ये 7वें स्टेप का ही सिक्रेशन हो गया, तो ओज में फिर बदलेगा क्या? क्योंकि यही तो था जो ओज में बदलना था और यही आपके शरीर से निकल चुका है अब, यही आपके शरीर में बचा नहीं है अब, तो ओज में क्या बदलेगा? ओज में अब बदलने के लिए कुछ भी नहीं है, ओज बनेगा ही नहीं शरीर में, फिर वही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाली ज़िंदगी होगी, फिर अलग-अलग चीज़ों से भय उत्पन्न होंगे, भ्रम उत्पन्न होंगे, एंग्ज़ायटी होगी, स्ट्रेस होगी। आ रही है बात समझ में? तो ये 7वां स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है और इस 7वीं धातु को ही आपको ओज में बदलने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, पूरा प्रयास करना चाहिए। क्योंकि ये ओज ही ह्यूमन मशीन के लिए क्या है? फ्यूल है। रिलेशनशिप बिटवीन द आहार एंड ओजस। ओजस इज द vital essence and the immunity of the body in the Ayurveda. ओजस आयुर्वेद में शरीर की जीवन शक्ति है। शरीर के लिए क्या है? जीवन शक्ति है और रोग प्रतिरोधक क्षमता का सार है। इसके बिना तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भूल जाओ और अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, रोग बार-बार जीवन में आएँगे, तो क्या व्यक्ति प्रॉपर काम कर पाता है रुग्ण अवस्था के दौरान? आप देख पाते हैं अपने आस-पास के माहौल में, अपने घर पे, भई जब रुग्ण अवस्था होती है, तो व्यक्ति प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता, पूरी ईमानदारी के साथ काम नहीं कर पाता। जब पूरी ईमानदारी के साथ काम नहीं करेगा, तो रिज़ल्ट भी पूरी ईमानदारी के साथ उसे मिलने वाला नहीं है। फिर रिज़ल्ट भी अच्छे से नहीं आते हैं, फिर वो और अधिक परेशान होता है। आ रही है बात समझ में? यह 7 धातुओं का अंतिम और श्रेष्ठ सार माना जाता है, मीन्स फाइनेस्ट प्रोडक्ट है ये आपकी बॉडी का। चरक संहिता के अनुसार ओज प्राणाम अधिष्ठानम, अर्थात ओजस ही प्राणों का आधार है। समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। ओज ही क्या है? प्राणों का आ- आधार है। फंक्शन क्या है? भाई आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, आपकी बॉडी के अंदर बल देगा, स्ट्रेंथ देगा, स्टेबिलिटी देगा, मानसिक शांति देगा, दीर्घायु देगा। आ रही है बात समझ में? अभी क्या है, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, वो ह्यूमन बॉडी के बारे में 100% नहीं जानती है। जैसा मैंने फर्स्ट क्लास में आप लोगों को बताया था, लेकिन आयुर्वेद ह्यूमन बॉडी के बारे में 100% जानता है। जो 7वीं धातु है, इसके बारे में बहुत सारे डॉक्टरों ने भी बड़ा मिसकंसेप्शन फैलाया हुआ है कि अगर आप इसे अपनी बॉडी से सीक्रेट नहीं करेंगे तो ये निकल जाएगा। अगर आप इसे पचाएंगे नहीं तो निकलेगा। सीक्रेट करना ऑप्शन नहीं है भाई, निकालना ऑप्शन नहीं है। वो बोलते हैं इसको निकाल देना चाहिए, इतने दिन बाद निकाल, उन्होंने एक टाइम लिमिट भी बना रखी है कि इतनी टाइम लिमिट के दौरान आपको ये जो 7वां प्रोडक्ट है आपकी बॉडी से, जो फाइनेस्ट प्रोडक्ट था आपकी बॉडी का, जो राजा था आपके शरीर का, उसे निकाल देना चाहिए।
लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, समय रहते आपको उसे पचा लेना चाहिए, मीन्स ओज के अंदर कन्वर्ट कर देना चाहिए। क्लियर है? और वही ओज फिर आपके प्राणों का आधार है। पहला, ये आपको इम्यूनिटी देगा, रोगों से लड़ने की क्षमता देगा, आपको स्ट्रेंथ देगा, स्टेबिलिटी देगा, आपको मेंटल क्लैरिटी देगा और आपकी लॉन्गेटिविटी आपको प्रोवाइड करेगा, मीन्स आपका जीवन दीर्घायु होगा, लंबा होगा, आनंद वाला होगा। किसकी वजह से? ओज की वजह से। क्लियर है? अब जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो ऐसा क्यों बोलती है कि भाई ये आपको निकाल देना चाहिए? क्योंकि उनका मानना है जो पुरुष में वीर्य है, मेल के अंदर जो वीर्य होता है, शुक्र होता है, उनका मानना है वो टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है और वहीं पर रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा हमने अभी पढ़ा, भई सबसे पहले रस बनेगा, रक्त बनेगा। अब रक्त आपका टेस्टिस के अंदर थोड़े है, पूरे शरीर के अंदर रक्त है। फिर उससे आपका क्या बनता है? मांस बनता है। आ रही है बात समझ में? पूरे शरीर के अंदर मांस है। क्लियर है? तो ऐसे ही सातों की सातों धातु आपके पूरे शरीर के अंदर है। वीर्य ऐसा नहीं है खाली टेस्टिस में है, भई वहाँ पर वो पोटली भर गई तो फिर निकलेगा ही निकलेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो आपके पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ है। फिर वो टेस्टिस में कैसे आता है? जब व्यक्ति मैथुन करना चाहता है या वैसे-वैसे विचार आते हैं, वैसे-वैसे एनवायरनमेंट के अंदर जाता है, फिर वह जो 7वीं धातु है, जो फाइनेस्ट प्रोडक्ट था आपकी बॉडी का, वह टेस्टिस के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। आ रही है बात समझ में? अगर वो टेस्टिस में इकट्ठा हो गया, पूरे शरीर में से आकर के टेस्टिस में इकट्ठा हो गया, फिर वो निकलेगा ही निकलेगा। आ रही है बात समझ में? उसको फिर दोबारा से पूरे शरीर में लेकर के जाने का ऑप्शन आपके पास नहीं है। फिर वो या तो आप यूरिन करेंगे तब निकलेगा या फिर पसीने के थ्रू निकलेगा। क्लियर है? तो इसलिए बोला जाता है सात्विक भोजन रखें, सात्विक विचार रखें, सात्विक वातावरण के अंदर रहें, ताकि जो 7वीं धातु है आपकी, वो गलती से भी बॉडी से सीक्रेट ना हो। उसका एक ही प्रयोजन है आपके जीवन के अंदर, रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन भी अच्छा तभी हो पाएगा जब वो आपकी बॉडी के अंदर अच्छी अमाउंट के अंदर होगा। क्योंकि इसी से क्या होता है, आपको प्रजनन शक्ति मिलती है। अगर यही आपकी बॉडी के अंदर लो अमाउंट में है, आजकल हो रहा है ना यंग जनरेशन के साथ, अगर यही आपके अंदर लो अमाउंट में है तो प्रजनन शक्ति कहाँ से आएगी? आप उसे निकाल रहे हैं, जीवन भर हो गया निकालते हुए, तो प्रजनन शक्ति आने की संभावनाएं कम हो जाती हैं फिर। क्लियर है? और जैसा मैंने मेल का बताया वैसे ही फीमेल में है, उनके भी पूरी बॉडी के अंदर फैला होता है। और जब वैसी-वैसी भावनाएँ बनती हैं, वैसे-वैसे विचार बनते हैं, तब वो एक जगह पर इकट्ठा होना शुरू होता है और फिर सीक्रेट हो जाता है। बेसिक रिलेशनशिप क्या है? आहार और ओज के अंदर। आहार से पहले क्या होगा? पाचन होगा। पाचन से क्या होगा? धातु निर्माण होगा और धातु निर्माण से क्या होगा? ओज का निर्माण होगा। अर्थात ओजस का मूल स्रोत क्या है? आहार ही है। आ रही है बात समझ में? जो हमने बिल्कुल पहले बोला था, भई आहार ही आपके स्वास्थ्य का कारण है और आहार ही आपकी बीमारी का कारण है, डिज़ीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो यहाँ से क्लियर होता है, भई आपने आहार किया, डाइजेशन हुआ, डाइजेशन से मेटाबॉलिज़्म हुआ, मेटाबॉलिज़्म से ओज बना। क्लियर है? ओज कम बनेगा तो उसके लिए आहार रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है? 1-2 कारण और हो सकते हैं, आपकी नींद कारण हो सकती है, आपका ब्रह्मचर्य कारण हो सकता है, लेकिन मेन फैक्टर क्या है? आहार है। अगर आपने स्टार्टिंग ही गलत की है, भोजन ही आपने अच्छा नहीं किया है, तो फिर भी आपका ओज नहीं बनेगा। डाइट अकॉर्डिंग टू द बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स मीन्स, अब प्रकृति के अनुसार डाइट, प्रकृति वात पित्त और कफ। अगर कोई व्यक्ति वात प्रधान है तो उसे कैसा भोजन करना चाहिए, पित्त प्रधान को कैसा करना चाहिए, कफ प्रधान को कैसा करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है, जो वात पित्त और कफ दोषों के अनुपात से बनती है। स्वस्थ रहने के लिए आहार का चयन अपनी प्रकृति के अनुसार करना आवश्यक है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वात प्रधान व्यक्ति हैं और आप वात गुण वाले ही भोजन को कर रहे हैं, मीन्स सेम
प्रॉपर्टीज वाले भोजन को कर रहे हैं तो आपके भीतर वात बढ़ेगा और अब वो वात आपकी प्रकृति नहीं दोष बन जाएगा, उसकी वजह से आपको वात जन्य रोग होंगे। वात की क्वालिटीज क्या होती है भाई? शीतल होता है, रुक्ष होता है, लघु होता है, चंचल होता है। तो वात प्रधान व्यक्ति का लक्ष्य क्या होना चाहिए? उसे वात को शांत करना चाहिए। अब शीतलता को शांत करने के लिए थोड़ी बहुत उष्णता लेकर के आनी पड़ेगी और रूखेपन को शांत करने के लिए थोड़ा बहुत चिकनाई लेकर के आनी पड़ेगी। ठीक है? चंचलता और लघुता को दूर करने के लिए उसे पौष्टिक आहार करना पड़ेगा। उसके लिए उपयुक्त आहार क्या होगा? गरम भोजन, ताज़ा तो सभी के लिए मैंडेटरी है। बासी भोजन किसमें आता है? तामसिक कैटेगरी में आता है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो उसे गरम भोजन करना होगा और तेलिए, तेलिए का मतलब संदिग्धता वाला भोजन उसे करना होगा। दूध, घी, दही उसे कम मात्रा में लेना होगा। चावल, गेहूँ, दलिया, पकी हुई सब्जियाँ, मीठा, खट्टा और लवण रस उसे लेना होगा। क्लियर है? वर्जित आहार क्या रहेगा? क्योंकि उसकी प्रकृति ठंडी है तो ठंडा आहार, ठंडा का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, स्वभाव में ठंडा। सूखा आहार या फिर कच्चा भोजन उसके लिए वर्जित रहेगा। क्लियर है? फास्ट फूड ये किसी में भी अलाउ नहीं है। फास्ट फूड किस में आता है? तामसिक भोजन में आता है। क्योंकि वो लोग ऐसा नहीं है आपको तुरंत बना के देंगे। वो कई दिन तक तो उसी तेल को फ्राई करते रहते हैं। अब 3 घंटे बाद क्या बताया गया आपको आयुर्वेद में? चीज़ें बासी हो जाती हैं और बासी तामसिक गुण उनके भीतर आ जाता है। फास्ट फूड तो किसी को भी नहीं करना है। अत्यधिक कड़वा या फिर कसाई, अधिक उपवास और अनियमित भोजन की वजह से भी आपको वात के गुण बढ़ जाते हैं। तो आपको अधिक उपवास भी नहीं करना है, अधिक भूखा भी नहीं रहना है और अनियमित भोजन भी नहीं करना है। क्लियर है? पित्त गुण के अनुसार पित्त कैसा होता है? होट होता है, साफ होता है, एसिडिक होता है। मीन्स पित्त के गुण हैं उष्णता, तीक्ष्णता और अम्लीयता। पित्त को शांत करने के लिए कैसा भोजन करना होगा? शीतल भोजन करना होगा। तीक्ष्ण की जगह कैसा करना होगा? मधुर भोजन करना होगा। उपयुक्त आहार कैसा होगा पित्त प्रधान गुण वाले व्यक्ति के लिए? ठंडा, मीन्स अत्यधिक ठंडा भी नहीं लेना है, प्रकृति के अनुसार। हल्का भोजन लेना पड़ेगा, उसे दूध घी लेना पड़ेगा। चावल, जौ, दलिया ले सकता है। हरी सब्जियाँ, खीरा, लौकी, छीके, मधुर, तिक्त और कसाई रस वो ले सकता है। उसके लिए वर्जित आहार क्या होगा? तीखा उसे नहीं खाना है, खट्टा नहीं खाना है, तला हुआ नहीं खाना है, मिर्च उसे नहीं खानी है, शराब, शराब किसी को भी नहीं लेनी है। ऐसा नहीं है कि ये खाली आपके पित्त गुण वाले में लिख रखा है तो पित्त वाले को नहीं लेनी है, वात वाला ले सकता है, किसी को भी नहीं लेनी है। क्यों? तामसिक भोजन है। क्लियर है? कॉफ़ी नहीं लेनी है, चाय नहीं लेनी है। क्यों? तामसिक भोजन है। क्लियर है? तामसिक भोजन का क्या नुकसान है? आपकी चेतना का नाश हो जाएगा, आपकी कॉन्शियसनेस नहीं बचेगी जीवन में। अधिक नमक भी उसे नहीं लेना है, जिसके भीतर पित्त गुण अधिक है उसे अधिक नमक नहीं लेना है। डाइट अकॉर्डिंग टू द बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हमारा लास्ट है कफ प्रकृति वाले व्यक्ति को कैसा भोजन करना चाहिए। कफ के गुण क्या हैं? भारी होता है स्वभाव में, शीतल होता है, स्निग्ध होता है, स्थिर होता है। जैसे वात कैसा था? चंचल था। तो कफ कैसा है? स्थिर है। लक्ष्य क्या होगा? कफ को कम करने के लिए आपको हल्का भोजन करना होगा, उष्ण भोजन करना होगा और शुष्क करना होगा। क्लियर है? हल्का और गर्म भोजन करें। जौ, बाजरा या फिर मक्का यूज करें। दालें, मसाले, अदरक, काली मिर्च आदि यूज करें। कटु, तिक्त और कसाय रस का भी सेवन करें। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना जैसे हमने वात को पढ़ा, पित्त को पढ़ा, कफ को पढ़ा, भाई कफ गुण वाले व्यक्ति को कफ गुण वाला भोजन बिल्कुल छोड़ देना है। ऐसा नहीं है, उसकी थाली में होना चाहिए कफ गुण वाला भी, लेकिन कम मात्रा में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कफ पहले से ही ज्यादा है, उसे बढ़ाना क्या है? वात और पित्त बढ़ाना है उसे, क्योंकि तीनों को इक्विलिटी में लेके आना है। क्लियर है? वर्जित आहार क्या होगा? भारी भोजन नहीं करना है, तेलीय भोजन भी नहीं करना है और मीठा भोजन भी उसे नहीं करना है। दूध, दही उसे अधिक मात्रा में लेना है, मिठाइयाँ और बासी भोजन उसे नहीं करना है।
क्लियर है? बासी भोजन मैं पहले ही बता चुका हूँ, सभी के लिए है, किसी को भी नहीं करना है। इसका निषेध सभी के लिए है। क्लियर है? अब मिश्रित प्रकृति वाले व्यक्ति को कैसा भोजन करना चाहिए? मिश्रित का मतलब जैसा मैंने पहले बताया था, भई जिसके अंदर 2 गुण की प्रधानता हो। 3 गुण वालों को तो हम इक्विलिब्रियम स्टेज में रखेंगे, है ना? उनकी तो इक्विलिटी है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। लेकिन अगर किसी में 2 गुण, एक वाला हमने डिस्कस कर लिया, कफ वाले को क्या करना है, वात वाले को क्या करना है, पित्त वाले को क्या करना है। अब बात है भई जिनके अंदर वात पित्त प्रधान है, पित्त कफ प्रधान है या फिर वात और कफ की प्रधानता है, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? फिर उसे मिश्रित डाइट लेनी होगी अपने चार्ट के हिसाब से। भई वात में उसे क्या करना था, पित्त में उसे क्या करना था, कफ में उसे क्या करना था, इन्हीं डाइट चार्ट को देख करके उसे अपनी डाइट तैयार करनी होगी। क्लियर है? तो मिश्रित प्रकृति वाले व्यक्ति को दोनों दोषों को संतुलित रखने वाले खाद्य पदार्थों को चुनना चाहिए, जिसमें उनके जो दोष प्रधान हैं, मीन्स जो उनकी प्रकृति प्रधान है, उसको कंट्रोल में रखे और जो गुण उनके अंदर बहुत कम मात्रा में है, उस गुण को बढ़ाए, ऐसा भोजन उन्हें करना होगा। क्लियर है? यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है डाइट अकॉर्डिंग टू द बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब आप लोगों का स्वास्थ्य आप लोगों के हाथ में है। क्लियर है? ये मत सोचना कि भई जीवन में 15, 20, 25, 30 साल हो चुके हैं ऐसे ही ऊट-पटांग भोजन खाते हुए, अब क्या ही ठीक कर लेंगे। तो बेटा जब जागो तभी सवेरा। आ रही है बात समझ में? और ऐसा भी नहीं है, भई एक बार आपने क्लास देख ली, पूरा कांसेप्ट आपको आयुर्वेदिक डाइट का समझ में आ जाएगा। हो सकता है क्लास देखने के बाद 5-7 दिन तक आपको याद रहे, उसके बाद फिर आप गलती करें, जब गलती करें फिर क्लास देख लें। क्लियर है? बुरी आदतें तो व्यक्ति एक ही बार में सीख लेता है। उसके लिए विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन अच्छी आदतों को लगाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, पूरी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे बचपन में हमें नमस्ते करना जब घरवालों ने सिखाया था, एक बार बोलते ही थोड़े करने शुरू कर दिए थे। हज़ार बार उन्होंने बताया था कि बेटा अपने से बड़े व्यक्ति को जब देखो तो नमस्ते करने हैं, पाँव छूने हैं, सम्मान करना है। उनके हज़ार बार सिखाने के बाद हमारी समझ में आया था कि हाँ, नमस्ते भी करने होते हैं। क्लियर है? कहा भी जाता है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। कहने का मतलब क्या है? भई जब व्यक्ति अभ्यास करता है, वो कितना भी मूर्ख क्यों ना हो, अगर वो अभ्यास करता है, तो अभ्यास की वजह से, लगातार अभ्यास की वजह से वो व्यक्ति बुद्धिमान बन सकता है, वो व्यक्ति बुद्धिमान बन जाता है। और इसका एग्जाम्पल है आपके सामने, अगर आप पत्थर के ऊपर भी रस्सी घिसाते हैं, पत्थर का कंपैरिजन अगर रस्सी से करें तो रस्सी बहुत वीक है उसके कंपैरिजन में, पत्थर के कंपैरिजन में। पत्थर पर लगातार रस्सी को घिसाते हैं तो वो पतली सी रस्सी भी पत्थर के ऊपर अपना निशान छोड़ देती है। और आपका ब्रेन तो पत्थर नहीं है, आपका दिमाग तो पत्थर नहीं है, आपकी बुद्धि तो पत्थर नहीं है। तो अगर आप इस कंसेप्ट को बार-बार देखना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, तो ये आपके जीवन में क्यों निशान नहीं छोड़ेगा? क्लियर है? तो जब भी आपके जीवन में गलती होती है, तो आप तुरंत देख लीजिएगा और उसे तुरंत ठीक कर लीजिएगा, तो आप बीमार होने से बच जाएँगे। इससे आपका एग्ज़ाम की तो तैयारी होगी ही होगी, जो आपकी 3rd यूनिट है, उसके साथ-साथ आप लोगों के जीवन की भी तैयारी होगी, रोग मुक्त जीवन की तैयारी होगी। क्लियर है? तो इस क्लास में इतना ही, इससे नेक्स्ट क्लास में हमारे 2 छोटे-छोटे टॉपिक रहते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे।